नमस्कार, मैं महेश कुंतल आज आपके सामने B.Ed सेकेंड ईयर की जेंडर विद्यालय एवं समाज विषय के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समाज में लैंगिक असमानता। अर्थात हमारे समाज में लिंग के आधार पर अनेक प्रकार से असमानता देखी जाती है और ये इस लैंगिक असमानता का विश्लेषण करना क्यों ज़रूरी है। इसके बीच अगर हम देखें तो इस लैंगिक आधारों पर स्त्री पुरुष के बीच में जो भेदभाव किया जाता है इसका इतिहास काफ़ी प्राचीन है, लेकिन सर्वाधिक विषम, सर्वाधिक व्यापक, सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक भी यह माना जाता है। यह स्त्री पुरुषों के बीच विभेदक भूमिकाओं एवं व्यवहारों के निरूपण तक ही सीमित नहीं, अपितु जीवन के हर कदम पर प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त है। जैसे अगर समाज में हम कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो निर्णय लेने का अधिकार किसे है, कौन निर्णय लेगा, किस तरीके से निर्णय लेगा। लाभ, अगर सामाजिक लाभ हो रहा है तो सामाजिक लाभों पर अधिकार किसका होगा, संपत्ति पर स्वामित्व किसका होगा, किस क्षेत्र का कार्य क्षेत्र असीमित होगा और किस का कार्य क्षेत्र परिसीमित किया जाएगा। अवसरों के द्वारा, किसके द्वारा अवसरों में समानता के द्वार खोले जाएंगे। ये सभी सारी चीज़ें, ये प्रश्न जो उभर के आते हैं, ये सभी समाज में लैंगिक भेदभाव को स्पष्ट करते हैं। इसमें अगर हम शिक्षा के द्वारा या शिक्षा में लैंगिक समानता के द्वारा इसमें हम समझ सकते हैं। देखिए, इसमें जेंडर समानता से अभिप्राय है जब पुरुष एवं स्त्री को समाज के सभी क्षेत्रों में समान अधिकार मिले, आर्थिक क्षेत्र एवं निर्णयों में दोनों की समान भागीदारी हो, विभिन्न व्यवहारों, आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं में दोनों को समान महत्व मिले। अर्थात हम समाज में चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य कर रहा हो, उसमें स्त्रियों को भूमिका पुरुषों की समान अगर उनकी भूमिका होगी तो हम सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने में काफ़ी अधिक सक्षम हो पाएंगे। अगर कोई भी जैसे घर का आर्थिक क्षेत्र से संबंधित निर्णय लेना हो या फिर घर के से कोई भी निर्णय लेना हो, सामाजिक निर्णय लेना हो, उसमें स्त्री एवं पुरुषों की समान रूप से जो भागीदारी होती है, तो भागीदारी जिसमें निभाई जाती है उसके व्यवहार, आकांक्षा एवं आवश्यकताओं को समझा जाता है, तो सामाजिक व्यवहार या सामाजिक समानता में देखने को मिलती है। शिक्षा में लैंगिक समानता के प्रमुख रूप से आयामों को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। तो इसमें जो अगर हम शिक्षा में जो लैंगिक समानता स्थापित करते हैं तो इसमें अनेक प्रकार के आयाम प्रभावित करते हैं, उनको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहली बात को अगर समझें तो हम इसमें पहुंच की समानता से तात्पर्य है कि इसमें लड़के एवं लड़कियों को औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में प्रवेश के लिए समान अवसर मिले। अर्थात हम कोई भी अगर जैसे औपचारिक शिक्षा दी जा रही है या फिर अनौपचारिक शिक्षा दी जा रही है, उन सभी शिक्षाओं में लड़कों को एवं लड़कियों को समान रूप से अगर उसमें भागीदार बनाया जाता है, उन दोनों को समान रूप से उसमें अवसर प्रदान किए जाते हैं, तो उनके द्वारा हम इसमें समानता ला सकते हैं। जैसे नामांकन की अपेक्षा वास्तविक उपस्थिति को बेहतर संकेत है कि शिक्षा तक पहुंच में लैंगिक समानता है। इसके बाद जैसे अधिगम प्रक्रिया में भी समानता, इसका तात्पर्य है कि लड़कियां एवं लड़कों को अधिगम के समान अवसर मिले और उन्हें उचित अधिगम व्यवहार के अवसर भी मिलें। इसमें देखो, सबसे पहले लड़कियों एवं लड़कों को कोई भी अगर चीज़ हम सीख रहे हैं तो सीखने के जो अवसर हमें प्राप्त हो रहे हैं तो दोनों को समान रूप से अवसर प्रदान करने चाहिए। उन्हें उचित अधिगम व्यवहार के भी अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। लड़कियों एवं लड़कों को सीखने की समान प्रक्रिया से गुजारा जाए तथा उनके लिए जिस प्रकार से लड़कों को सिखाया जा रहा है ठीक उसी प्रकार से लड़कियों को भी सिखाया जाना चाहिए।
उनके लिए पाठ्यक्रम, अधिगम सामग्री, शिक्षण विधियों में अधिक भेदभाव नहीं करना चाहिए। अर्थात जिन अधिगम सामग्री के द्वारा लड़कों को शिक्षित किया जा रहा है, उन्हीं अधिगम सामग्री के द्वारा लड़कियों को भी शिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे कि उसमें असमानता व्याप्त ना हो और जो अधिगम करने की जो गति है वो दोनों की समान रूप से सुचारू रूप से चलती रहे। उनके लिए एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम भी रखा जाना चाहिए। हम कई बार देखते हैं कि जैसे 10th तक तो काफ़ी सभी पाठ्यक्रम समान होते हैं, लेकिन जब से ही 10th पास करने के बाद बालक सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए अब कार्य करता है तो लड़कियों को लड़कियों वाली सब्जेक्ट जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, होम साइंस, इस तरीके की सब्जेक्ट दे दी जाती है, लेकिन लड़कों के लिए मैथ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री आदि प्रकार की सब्जेक्टें दी जाती हैं। जबकि ऐसी इस प्रकार की जो सब विषय से संबंधित असमानता है वो लड़के और लड़कियों में नहीं करनी चाहिए और सभी के लिए पाठ्यक्रम एक जैसा रखा जाना चाहिए और बालक की रुचि के अनुसार उसको विषय का चयन करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद जैसे शैक्षिक परिणामों की समानता, लड़कियों एवं लड़कों को अपनी प्रतिभा एवं प्रयासों के परिणाम स्वरूप समान उपलब्धियों के अवसर मिले। स्कूल के समय कैरियर, अकादमिक योग्यताएं एवं डिप्लोमा उनके लिंग के आधार पर नहीं मिलना चाहिए। अब देखिए उसके अगर स्वैच्छिक उपलब्धि का परिणाम अगर हम जारी कर रहे हैं तो उसमें लड़के एवं लड़कियों को उसके प्रतिभा के परिणाम स्वरूप ही उनको परिणाम जारी करना चाहिए। उनके स्कूल के समय कैरियर, अकादमिक योग्यता, डिप्लोमा उनके लिंग के आधार पर ये सभी नहीं करना चाहिए। स्त्री एवं पुरुष की भागीदारी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक गतिविधियों में समान होनी चाहिए। यदि स्त्री पुरुष समान योग्यता एवं अनुभव रखते हैं तो उनकी आय भी समान होनी चाहिए। हम कई बार देखते हैं कि शिक्षण संस्थानों में या फिर किसी भी व्यवसायों में समान योग्यता रहने पर भी स्त्री एवं पुरुष के वेतनों में काफ़ी हद तक असमानता हमें दिखाई देती है और चाहे सभी समान रूप से कार्य कर रहे हैं फिर भी वेतन में असमानता होती है। इस तरह की असमानता हमें नहीं रखनी चाहिए और उन्हें योग्यता के अनुसार उनमें वेतन होना चाहिए और उनमें समानता का व्यवहार भी रखा जाना चाहिए। इसके बाद शिक्षा प्राप्ति उपरांत अवसर एवं उपलब्धि में समानता। अब इसमें बालिका की शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात उन्हें रोजगार हेतु अवसर, पूर्णकालिक शिक्षा के बाद रोजगार प्राप्त होने में लगा समय, वेतन भुगतान में पुरुषों के समान उपलब्धियां अर्जित करने के अवसर प्रदान करने होंगे। अब देखिए इसमें जो हमारा जो टॉपिक है शिक्षा प्राप्ति के उपरांत अवसर एवं उपलब्धि में भी समानता रखी जानी चाहिए। इसमें बालिका की शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात उन्हें रोजगार के पूर्ण अवसर प्रदान करने चाहिए। उन्हें पूर्णकालीन शिक्षा के जो रोजगार हैं उनको सुलभ बनाया जाना चाहिए जिससे कि वो आसानी से उन रोजगारों को प्राप्त कर सकें। रोजगार प्राप्त करने में लगा समय, वेतन भुगतान, पुरुषों की समान उपलब्धि अर्जित करने में के भी उनको अवसर प्रदान करने चाहिए। अब इस प्रकार की समानता के द्वारा हम स्त्रियों को पुरुषों के समान ला सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे अनेक प्रकार की बाधाओं का भी हमें सामना करना पड़ता है और महिलाओं को अनेक प्रकार की बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है, जैसे लैंगिक समानता में आने वाली बाधाएं। इसमें सबसे पहले जो लैंगिक समानता में जो बाधा है सबसे पहली है स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा। इसमें महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का ऐतिहासिक तथ्य है कि पुरुष की प्रधानता। अब देखिए सबसे पहले अनेक प्रकार से महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, उनमें घरेलू हिंसा आ जाती है, शारीरिक शोषण आ जाता है, उसमें दहेज हत्या आ जाती है, देह व्यापार आ जाता है, अनेक प्रकार के इस प्रकार से महिलाओं का शोषण किया जाता है। और
इस पर असीमित अधिकार बाध्यता को दर्शाते हैं, जो स्त्री को स्वतंत्रता देना नहीं चाहता। अतः अनेक प्रकार से हमारे समाज में इस प्रकार की महिलाओं के विरुद्ध शोषण किए जाते हैं। कन्या भ्रूण हत्या। लिंग पहचान उपकरणों की सहायता से चिकित्सकीय जांच करवाकर गर्भ में ही भ्रूण हत्या कराना उसे जीवन देने के अधिकार से रोकता है। स्त्री स्वयं अपनी संतान को जन्म देने के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। उस पर रूढ़िग्रस्त पारिवारिक एवं सामाजिक दबाव में यह दुष्कृत्य करना पड़ता है। अब देखिए, काफ़ी बार हम समाज में आस पड़ोस में हम ये देखते हैं कि आज की जो लिंग पहचान के अनेक उपकरण आ गए, चिकित्सकीय उपकरण आ गए, उन उपकरणों के माध्यम से लिंग की पहचान हो जाती है और सामाजिक एवं पारिवारिक दबाव के कारण स्त्रियों को जीवन जीने से पहले ही उनकी हत्या कर दी जाती है और स्त्री स्वयं अपनी संतान को जन्म देने के निर्णय के लिए भी वह अपने आप में स्वतंत्र नहीं हो पाती है और उसके लिए पारिवारिक दबाव एवं सामाजिक दबाव का भी उन्हें सामना करना पड़ता है। अब इसके बाद स्वास्थ्य एवं पोषण। स्त्रियों में कुपोषण की भारी समस्या है। बचपन से ही उन्हें सिखाया जाता है कि पहले पिता भाई भोजन करेंगे, इसके पश्चात बचा हुआ भोजन उन्हें मिलेगा। अर्थात हमारी भारतीय सभ्यता के अनुसार ये स्त्रियों को पहले से ही विवाह से पहले से ही उनको यह सिखाया जाता है कि घर में पिता भाई ये सभी पहले भोजन करेंगे, उसके बाद महिलाएं एवं लड़कियां भोजन करेंगी और यह परंपरा विवाह के बाद भी उनके लिए लगातार ये निर्वहन करती हैं। धार्मिक अंधविश्वास एवं अज्ञानता के कारण वह तथाकथित ढोंगी साधु एवं पीर फकीरों के चक्कर में भी पड़ जाती हैं। अतः हम कई बार देखते हैं कि महिलाएं रूढ़िबद्धता के प्रति अधिक अपना विश्वास रखती हैं और वो अनेक प्रकार से, जैसे कोई भी अगर उनसे किसी समस्या के प्रति बात कर लेता है तो जैसे कोई भी ढोंगी साधु है या पीर फकीर हैं या रूढ़िबद्धता परंपरागत रूप से चली आ रही, उन पर बहुत ज़्यादा अधिक अंधविश्वास वो कर लेती हैं। वे अपने पति को वश में करने के लिए या संतान पाने के लिए तैयार हो जाती हैं। ये न केवल उनका आर्थिक बल्कि शारीरिक शोषण से भी करते हैं। ये धार्मिक अंधविश्वास नारियों को चारित्रिक एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से कमज़ोर करते हैं और इस प्रकार से उन्हें शोषण का शिकार होना पड़ता है। इसके बाद जो अगली बाधा है वो है दहेज समस्या। भारतीय समाज में नारी के लिए विवाह में दहेज देना अनिवार्य है। आए दिन समाचार पत्रों में हम देखते हैं दहेज के शिकार नारियों के जलने की घटनाओं का विवरण छपा होता है। इसके विरुद्ध कठोर कानून बनाए गए हैं परंतु फिर भी कोई खास लाभ नहीं मिला है। खास लाभ इसलिए नहीं मिला है जब तक हम आम नागरिक के तौर पर, सामाजिक नागरिक के तौर पर इसका विरोध नहीं करेंगे तब तक कोई किसी भी कानून का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें स्वयं जागरूक होना चाहिए। दहेज देने के तरीके बदल गए हैं परंतु वास्तविकता पूर्ववत ही है। अगर कानून बना दिया गया है तो इसके दहेज को लेने एवं देने के तौर तरीके बदल दिए गए हैं, लेकिन अगर स्पष्ट रूप से देखा जाए तो इसमें अनेक प्रकार से दहेज के रूप में लड़की वालों का पैसा खर्च होता है। इसके बाद तलाक। पति पत्नी में वैवाहिक संबंधों का कानूनी दृष्टि से विच्छेद किया जाना तलाक है, परंतु तलाक नारी के लिए पुरुषों की अपेक्षा अधिक कष्टकारी एवं आघातपूर्ण घटना है। सामाजिक प्रतिष्ठा एवं निंदा का सामना नारी को ही करना पड़ता है, पुरुष को नहीं। उसके लिए पुनर्विवाह की भी समस्या कठिन हो जाती है। अतः इसमें महिलाओं को काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। इसके बाद लैंगिक असमानता को दूर करने के प्रयास।
लिंग समानता का सबसे सशक्त साधन शिक्षा है। शिक्षा समाज की विचारधारा में बदलाव लाती है। शिक्षा में नारी में आत्मविश्वास का संचार करती है, उसे स्वावलंबी होने के साथ परिवार का भरण पोषण करने योग्य बनाती है। शिक्षा लिंग भेद को समाप्त करती है और आवश्यकता है कि लिंग समानता को ध्यान में रखकर शिक्षा योजना बनाई जाए। इस बारे में एक विद्वान थे के.एम. पन्नेकर ने स्पष्ट अपने शब्दों में कहा है कि वो बोलते हैं, हिंदू सामाजिक जीवन की सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक संयुक्त परिवार में नारी को प्रदान की जाने वाली प्रतिष्ठा है। वह तो एक ऐसा आभूषण है जो गिरवी रखा जाता है और उसका कानूनी मालिक आएगा और उसकी मांग करेगा तो उसे दे दिया जाएगा। वह पराया धन है, इसलिए उसकी शिक्षा या स्वास्थ्य पर धन व्यय करना अपव्यय माना जाता है। लड़के पर व्यय करना आवश्यक है, परंतु वह पूर्वजों के लिए पिंडदान करता है। पूर्वजों के नाम आगे चलाता है और बुढ़ापे में सहारा देता है। ऐसा के.एम. पन्नेकर ने कहा है। इसके बाद समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि सन 1971 में साक्षर महिलाएं 18.4% थीं। अगर इनकी सन 1971 की जनसंख्या को अगर देखें तो उसमें महिलाओं की जो साक्षरता थी वो थी 18.4%। 1981 में यह 25% पर था, जबकि 1991 की जनगणना के अनुसार यह प्रतिशत 39.42% हो गया और 2011 की जनगणना के अनुसार यह प्रतिशत 65.46 हो गया है। यह प्रगति नगरीय क्षेत्रों में उच्च एवं मध्य वर्ग के लिए भी बनी हुई है। तो इस प्रकार से महिलाओं की जो समानता में अनेक प्रकार की बाधाओं को महिलाओं को सामना करना पड़ता है। आज हमने शिक्षा में लैंगिक समानता के बारे में पढ़ा। इस समानता में आने वाली प्रमुख बाधाओं के बारे में अध्ययन किया। इस अध्याय को हम कंटिन्यू कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।